मेरा नाम सीमा है। मैं 25 साल की हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जब भी जेठ जी के बच्चे को दूध पिलाती तो जेठ जी सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आने लगती, मगर जेठ जी को कुछ न कहती, क्योंकि जेठ जी 30,000 देते थे और मैं अपना 30,000 गंवाना ना चाहती थी। लेकिन एक रात जेठ जी का बच्चा बुखार में तपने लगा। जेठ जी ने दवाई दी और कहने लगे, आज रात मैं उनके कमरे में रुक जाऊं। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब जेठ जी मेरे करीब आए और कहने लगे कि उनका भी दूध पीने को मन कर रहा है, जिसे सुनकर मेरे जज्बात टूटने लगे थे। मेरा जेठ तो पति के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त था। जेठ को देखकर मैं अपने आप पर काबू न कर पाई और फिर जेठ जी ने बच्चों के साथ साथ थी। मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा। मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार जेठ जी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगा कि इसके कोई जानने वाले हैं क्या, उन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। जेठ जी की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो कहने लगे, वो बहुत अमीर है और उस अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, उसके खातिर तो वो औरत को बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि जेठ जी, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको ज़रूर बताऊंगी। बात हो जाने के बाद मैं मन में सोचने लगी कि जेठ जी के पास इतना पैसा है और एक मेरे पति के पास इतनी कमाई भी नहीं कि घर का खर्चा चलाया जाए। जेठ जी की पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी, उसे घर का कोई भी कामकाज नहीं करना पड़ता था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे इन सब से लेना देना क्या है। मैं यह बात जाकर अपने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन मुझे कहने लगी, तेरे जेठ जी को किसी और की ज़रूरत क्यों है? तू ही उसके घर में उसके बच्चे को संभाल ले तो तुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, और वैसे भी बात तो ये घर की ही है ना। पड़ोसन की बात सुनकर मैं कहने लगी, अरे पागल, वो मेरा जेठ है। यह सब अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि हम लोग रिश्ते में ही। मेरी बात सुनकर पड़ोसन कहने लगी, अरे रिश्तेदार रिश्तेदार का काम नहीं आएंगे तो फिर किसके यहाँ काम आएंगे? और वो तो तेरे पति का सगा भाई है, उसका काम भी हो जाएगा और तेरी ज़रूरत भी हो जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगी और फिर मैंने कहा कि इस बारे में देखते हैं, पता नहीं मेरे पति को यह बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। बाद में ख़त्म करके मैं फिर अपने घर वापस आ गई। घर आई तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी, सूखी रोटी और खाने को लाले पड़ते थे। मैं अपने बच्चों के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाती थी। मेरे जो जेठ जी थे वो विदेश में जाकर खूब कमाई करके हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। पर एक मेरे पति थे जो पूरे निठल्ले थे, दिन भर खा पी कर अपनी ज़िंदगी पूरी करते थे। सास के गुजर जाने के बाद मेरे पति को ऐसे नशे की लत लगी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही हाथ उठाने लगता था। मैं भी अब ऐसी बेकार ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, इसी वजह से मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। अब घर जाकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि मुझे जेठ जी को बता देना चाहिए कि मैं उनके बेटे की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। शायद वो मेरी वजह से ना कर दे, लेकिन मैं एक बार बात करके देखती हूँ। उन्हें कहूँगी कि मेरी हालत बहुत ख़राब है और मुझे उनके बेटे की परवरिश करके थोड़े थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, उससे मैं अपना घर का गुजारा कर लूँगी। और वैसे भी जेठ जी को हमारे हालातों के बारे में अच्छे तरीके से पता भी था। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चों के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन मैं अपने बच्चे के खातिर में यह सब करने के लिए भी तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। मैं सोचने लगी कि मैं सबसे पहले अपने जेठ जी से बात करूंगी और वो मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए रख लेंगे, तो मैं उनसे फिर तनख्वाह भी पूछूंगी। अगर उन्होंने मुझे तनख्वाह कम बताई तो मैं उनके बेटे की परवरिश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है और उसकी परवरिश के लिए भी मुझे उनका वक्त देना पड़ता था। आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ गई है
थोड़े से पैसे में गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं भी मन में बैठकर यही बातें सोच रही थी कि तभी मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उसका मूड भी ठीक था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैं पानी देने के बहाने उनसे बातें करने लगी, पर मुझे कहने लगे कि क्या बात है, आज तक तो कभी तुमने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज क्या ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा मैं सोच रही थी कि मैं जेठ जी के यहाँ काम कर लेती हूँ। यह बात सुनकर वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगे। उसके आगे मेरे से कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे, कहीं मेरा पति मुझे ही चांटा ना मार दे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि जेठ जी, कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। मैं सोच रही थी अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर लूँ तो इसके बदले मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी और हमारा घर का गुजारा भी हो जाएगा। जब मैं पूरी बात कही तभी मेरे पति के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वो कहने लगा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई के घर पर जाने की। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, तुम जो कमाते हो वो सारा का सारा अपने नशे में उड़ा देते हो, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा कि अगर वो मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे तभी मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं इनकार करके चली जाऊँगी। मेरे पति बार बार मुझे इनकार ही कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब मेरे पति ना माने तो मैं उनसे कहने लगी, तो फिर तुम ही कल से मुझे 500 रुपये दिन का दोगे, अगर नहीं दिया तो तुम घर पर मत आना, बाहर ही कहीं पड़े रहना। यह सुनते ही पति कहने लगा कि यह कौन सी बात हुई। मैंने कहा ऐसी ही बात है, यहाँ पर मैं अपना खाना पीना नहीं देख पा रही, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे तंदुरुस्त करूँगी, उसे भी पोषण की ज़रूरत होती है। फिर मेरा पति कुछ देर चुप रहा और फिर कहने लगा कि तुम जैसा ठीक समझो तुम वैसा करो, अगर तनख्वाह कम हुई तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करूँगी। अब मैं मन से अंदर बहुत खुश थी, अगर हमारे घर के हालात ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यही सोचते सोचते दूसरा दिन शुरू हो गया था, तो मैं घर का कामकाज करके तुरंत अपने बच्चों को लेकर अपने जेठ जी के घर चली गई। मेरे जेठ जी का घर हमारे घर से आधा घंटा दूर था। जब मैं उनके बंगले पर पहुंची तो उनका बंगला बाहर से इतना खूबसूरत था कि मैं देखकर हैरान रह गई। यहाँ मैं बार बार आती जाती नहीं हूँ, जब कभी कोई ज़रूरत होती है तभी हम आते हैं, मानो जैसे साल में 1-2 बार नहीं। उनसे हमारा ज़्यादा इतना कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो जेठानी फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो दूसरी साइड उनका बच्चा ज़ोरों से रो रहा था। जेठ जी ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, पार्वती तुम यहाँ पर। मैंने कहा हाँ जेठ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी जेठ जी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। उनका कमरा देखकर मैं तो पूरा चौंक गई थी। उनका कमरा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी जेठ जी कहने लगे कि हाँ बताओ पार्वती। मैंने कहा कि जेठ जी, आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। तो जेठ जी कहने लगे हाँ हाँ, कहाँ है वो औरत। मैंने कहा वो औरत मैं ही हूँ। यह सुनते ही जेठ जी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने उन्हें कहा जेठ जी आप गुस्सा मत होना, आपको आपकी बेटी की परवरिश के लिए एक औरत की ज़रूरत है और दूसरी तरफ मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपके बेटे को संभालने से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो ये तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जेठ जी मेरी बात सुनकर कहने लगे, तुम्हारा खुद का एक छोटा बच्चा है तो तुम कैसे मेरे बच्चे को संभालोगी। मैंने कहा कि उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए, मैं आपके बच्चे को भी अपने बच्चे की जैसा ही परवरिश करूँगी। कुछ देर जेठ जी शांत रहे और फिर सोचने लगे। फिर मुझे कहने लगे अच्छा ठीक है। यह बात सुनकर मैंने कहा कि जेठ जी तो फिर आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे। जेठ जी मुझे कहने लगे मैं तुम्हें महीने का 30,000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैंने कहा कि क्या जेठ जी। कहने लगे कि क्या तुम्हें यह रकम थोड़ी लग रही है। मैंने कहा कि नहीं। फिर मैं चुप हो गई। जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम आज शाम से ही बच्चों की परवरिश करने के लिए घर पर आ जाना। यह सुनकर मैं खुशी से वहाँ पर अपने घर वापस आ गई और मैं घर आकर अपने पति को यह बात बताई। मेरे पति भी यह बात सुनकर चौंक गए थे।
और वो कहने लगे कि एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है और एक मैं हूँ जो कि नशे की लत की वजह से आज अपने बच्चों को अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा। यह सुनते ही मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, हमारे घर के हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मैं दिन भर का काम जल्दी जल्दी करने लगी ताकि शाम को उनके बच्चे की परवरिश करने के लिए जा सकूं। घर का काम करने के लिए बाद में अपने जेठ जी के घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने अपने साथ में अपने बच्चों को गोद में उठाया हुआ था। जब मैं उनके बंगले में दाखिल हुई तो जेठानी की मुझे नाक चढ़ाते हुए कहने लगी कि पता नहीं मेरे पतिदेव को आखिर क्या हुआ है, वो बच्चे की खातिर किसी भी गरीब औरत को घर में बुला लेते हैं। मुझे जेठानी जी की यह बात बड़ी ही खराब लगी थी। मानती हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन रिश्ते में मैं उनकी देवरानी लगती हूँ। वो कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज कर लेती, लेकिन मैं ज़्यादा बहस ना की। और फिर मुझे जेठ जी की आवाज़ आई और वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही जेठ जी मुझे कहने लगे कि देखो, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है। मेरी पत्नी ज़्यादातर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और वो ज़्यादातर किटी पार्टी में बिजी रहती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती है। मैं तुम पर विश्वास रख सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन तुम यह बात याद रखना, यह ना हो कि तुम यहाँ अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने लगो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी छोटा है और भी माँ की ज़रूरत है। यह बात सुनते ही मैं कहने लगी, जेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके बच्चे में कोई फ़र्क नहीं देखूंगी, उसे माँ की ममता जैसा ही प्यार दूंगी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वो कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले लगाया और उसे चुप करवाया। कुछ ही देर में वो सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त जेठ जी का बेटा मेरी गोद में था और मैं ही उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में जेठ जी का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रोने वाला है, इसीलिए मैंने उसे बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहक सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर अब मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे कहाँ सुलाऊं। बेड तो जेठ जी के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लेटा दिया और ख़ुद भी उसके बराबर में बैठकर अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहाँ पर बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूँगी, वो भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? और नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पिएंगी, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैं दूध का गिलास पी ली। पूरे 1 साल बाद मेरे दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूंट दूध एक कप चाय में डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखा देता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया भर का सामान रखा रहता है, सिर्फ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हुआ था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जब भी जेठ जी के बच्चे को मैं कमरे में लेकर आती, कुछ देर बाद ही जेठ जी किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता, मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से बच्चे को गोद से उतार देती हूँ। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने जेठ जी की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वो क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा
तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। कहने लगा, सच्ची बताऊं आपका? मैंने कहा, जी बताइए। वो कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाना पीना, मैं इतनी चीज़ें पेश करता हूँ सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे सेहत का हो जाए। मुझे ये वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं कोई बेईमान हूँ? उसकी फ़िक्र मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसको भूखा रखूँगी। मैंने कहा, जेठ जी, मैं गरीब औरत ज़रूर हूँ लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करने अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को काम पर रख सकते हैं। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं एक मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर पर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन मैं बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चों को हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उस पर ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बात बताई कि मेरे पति का दिल का अटैक आया है। यह सुना था कि मैं अस्पताल पहुंची, मेरे पति की मौत हो चुकी थी। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं अभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखी थी तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वो रात यूं रोते रोते ही गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा, आगे की ज़िंदगी कैसे काटोगे? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था। फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी? तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और जेठ जी को देखने लगी। जेठ जी सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात से, नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिली कि उनके भाई की कल रात मौत हो चुकी थी। वो मुझे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। जेठ जी कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यहाँ की बातें बताने आया हूँ कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है। वो तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे के वो लेकर थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। जेठ जी भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि जेठ जी का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल रहा है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे ना फिक्र कर सकती थी। इसी रोज़ मैं जेठ जी को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं जेठ जी के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैं जैसे ही जेठ जी के बच्चे को उठाया तो वो फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत से हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर जेठ जी बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए एक क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। जेठ जी की बात मुझे बुरी भी नहीं लग रही थी
अब तो जेठ जी का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वो उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। जबकि जेठानी जी का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वो कब आ रही है कब जा रही है, जेठ जी को भी खबर ना होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वो दूसरे मुल्क अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी चली जाती थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हालत में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी, रोती रहती थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता था। अक्सर एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत खराब ही रहती। मैं क्वार्टर जाने लगी। जेठ जी बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही पल सकता है। मजबूरी मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मैं जेठ जी का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी जेठ जी कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबरा कर उठी, बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक भी थी। मेरी हड़बड़ाहट देखा जेठ जी मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठकर और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। जेठ जी कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैं जब जेठ जी की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था और फ़ौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर जेठ जी कहने लगी कि तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी वही करूँगा, जल्दी करो। जेठ जी का व्यवहार मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम और ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे की भविष्य को देखा तो मजबूरन मुझे जेठ जी का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे जेठानी की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैं जेठ जी से शादी के लिए हाँ की तो जेठ जी फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो चीखती और चिल्लाने लगी, मगर जेठ जी ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वो जितना भी ऐश कर रही थी वो जेठ जी के पैसों पर ही कर रही थी। जेठ जी ने पैसे ले लिए तो वो कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यह फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं जेठ जी की मोहब्बत देखी तो मैं खुद खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरी नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं जेठ जी के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसीलिए कैसे एक डर से बंद रास्ते खोल दिए थे और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। धन्यवाद दोस्तों।